गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 24 जुलाई है और द हिंदू के आज के एक एडिटोरियल को लेके मैं आपके सामने आया हूँ। इस एडिटोरियल का हेडलाइन है एस्केलेटिंग टेंशंस। एस्केलेट मैंने पहले भी आपको कराया है। एस्केलेट का अर्थ होता है किसी चीज़ के इंटेंसिटी को बढ़ाना। ठीक है, खाली इसको बढ़ाना नहीं बोलना, बढ़ाना तो आपकी प्राइस पे होती है, प्राइस को एस्केलेट नहीं करते हैं। ठीक है, किसी टेंशन को, किसी सिचुएशन को, ठीक है, एस्केलेट करने का अर्थ होता है उसको खराब स्थिति की ओर लेके जाना। ठीक है, प्राइसेस के लिए भी कह सकते हो आप, द प्राइसेस आर एस्केलेटिंग। तो अगर बढ़ती कीमतें वो भी तो खराब ही हैं, है ना, आपका तो आपने ध्यान रखना है इसका। ठीक है, एस्केलेटिंग टेंशंस, बढ़ते हुए तनाव। और जो कहानी है ये आपके यूएस चाइना के संबंधों के बारे में है। लेकिन इससे पहले आप आज का एक शानदार कोट उसके साथ शुरू करते हैं। ठीक है, बड़ा शानदार कोट है, इन कोट को भी आप कहीं इकट्ठा करो। यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज ए मिस्ट्री, एंड टुडे इज अ गिफ्ट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट। ना प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट भी होता है यानी वर्तमान, और प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट भी होता है। और इस कोट का कि पीछे जो भावना है वो ये है कि पीछे के बारे में सोचो, हिस्ट्री हो गया हो, पास्ट इज गॉन, कल क्या होगा वो मिस्ट्री है। तो वी शुड नॉट वरी टू मच अबाउट टुमारो। हालांकि टुमारो के लिए हमने तैयार रहना वो अलग बात है। टुडे इज अ गिफ्ट, और आज जो है हमारा वो हमारे लिए एक गिफ्ट है ईश्वर की दे रखी, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट। तो हमको प्रेजेंट में रहना है, भविष्य की प्लानिंग करनी है, वो भी करनी है। ऐसा नहीं बस आज में रहना है, आज ही खा लिया बस, आपका कल का तो पता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये बड़ी शानदार से आपको मतलब मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि कोट आपको अच्छा लगा होगा। यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट। और इसीलिए इसको प्रेजेंट कहते हैं। अब आ जाओ आप आर्टिकल की तरफ, ये एडिटोरियल की तरफ। ठीक है ना, इसकी ये सब हेडलाइन है द डाउनवर्ड स्पाइरल। स्पाइरल का अर्थ होता है मूवमेंट, किसी चीज़ का मूवमेंट। अगर अपवर्ड है तो ये बढ़ रहा है, डाउनवर्ड है तो वो घट रहा है। स्पाइरल अगर आप जैसे स्प्रिंग होती है ना, उसमें एक एक वो आपका स्प्रिंग घूमती है ना, ठीक है ना, स्प्रिंग है या कोई भी चीज़ है तो वो उसका एक जो घुमाव है दैट इज कॉल्ड स्पाइरल। ठीक है, और इसका बहुत शानदार प्रयोग भी है। ठीक है, स्पाइरलिंग प्राइसेस का अर्थ होता है बहुत तेजी से बढ़ती कीमतें, ध्यान रखना, स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस, ये सब वर्ड्स आने चाहिए आप। ठीक है, बट इसमें लिखा हुआ है कि यूएस चाइना की जो टाइज का मतलब होता है संबंध, उनके अंदर एक डाउनवर्ड स्पाइरल है, वो नीचे की तरफ जा रही है, एंड इट्स बैड न्यूज़ फॉर द होल वर्ल्ड। और ये आपके सारे संसार के लिए अच्छी खबर नहीं है, खराब खबर है ये। ठीक है, और समझदार कंट्रीज को इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। एनीवे आगे चलें। द यूएसए's डिसीजन टू क्लोज चाइनाज कंसुलेट। अब ये कॉन्सुलेट जो है आपका एक तरह का डिप्लोमेटिक मिशन है, छोटे लेवल का। एक तो होता है जहाँ पर आपके एम्बेसडर्स रहते हैं, वो एम्बेसी कहलाती है, और उसके लिए आपके कॉन्सुलेट आपके बिजनेस का काम करते हैं। तो बिजनेस की लिए दोनों देशों के बीच में अगर बिजनेस का है तो एक आपका कॉन्सुलेट भी बनता है। ठीक है ना, इसमें ज़्यादातर बिजनेस की सहूलियत के लिए इसको बनाया जाता है, हर कंट्री के हर एक कंट्रीज में है। लेकिन यूएस ने अभी एक डिसीजन लिया है, उसका डिसीजन जो है चाइना कॉन्सुलेट को ह्यूस्टन में बंद करने का। ह्यूस्टन एक बड़ा शहर है और वहाँ इसका चाइना का ये कॉन्सुलेट है। ठीक है, तो उसने डिसीजन लिया है इसको बंद करने का। ऑथर कह रहा है कि ये जो डिसीजन है, ठीक है, ये इसकी वर्ब है, इज एन अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन इन दी स्टेडीली डिटीरिएटिंग टाइज बिटवीन द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट इकोनॉमी। ऑथर ने अमेरिका और चाइना को वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज बोला है, वो है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और ऑथर कह रहा है कि यूएस का डिसीजन ह्यूस्टन में चाइना के कॉन्सुलेट को बंद करने का जो डिसीजन है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन है।
अब सुन क्या, इसका एस्केलेशन का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, इसका मतलब मीनिंग अच्छा नहीं है, ध्यान रखना आपका, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया, और अनप्रेसिडेंटेड का अर्थ होता है कि ऐसा इसका कभी उदाहरण हुआ नहीं है। ये वर्ड बड़ा अच्छा है, वोकेब के रूप में सबको आना चाहिए। अनप्रेसिडेंटेड का अर्थ होता है नॉट हैविंग अ प्रीवियस एग्जाम्पल, ये इसका मीनिंग होता है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे वी हैड अनप्रेसिडेंटेड रेन्स इन आसाम एंड अदर बिहार एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अनप्रेसिडेंटेड रेन्स का अर्थ क्या हो जाएगा, अनप्रेसिडेंटेड रेन का क्या अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा ऐसी बारिश जो कभी पहले हुई नहीं, ठीक है, सब आना चाहिए आपको। अनप्रेसिडेंटेड रेन्स मीन्स रेन्स, ऐसी रेन्स कभी हुई नहीं है आपको, जैसे इसका प्रयोग करो। अगर आपने ये कहना हो कि जो हुआ है वो ऐसा पहले कभी नहीं, तो क्या कहोगे, what has happened is unprecedented। ये हमको प्रयोग तो आना चाहिए इनका, स्पेलिंग गलत क्यों करो मैं, आप इसमें एन लगा दिया। what has happened is unprecedented, जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ है, तो ये ट्रांसलेशन काम आ जाएगा, जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ है, तो कैसे कहोगे, what has happened is unprecedented, ठीक है। और प्रेसिडेंट का अर्थ होता है बच्चों एग्जाम्पल। अगर आप अनप्रेसिडेंट वर्ड को कर रहे हो तो मैं तो ये कहूँगा आपको ये प्रेसिडेंट भी आना चाहिए आपको, इट मीन्स एन एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल इज कॉल्ड प्रेसिडेंट आप, ठीक है। एक नया बॉस आया, हाँ ध्यान, सिचुएशन सुनना आपका ध्यान से। नया बॉस आया और बॉस के आने के 1-2 दिन के अंदर एक आदमी का रिटायरमेंट था। रिटायरमेंट में लोगों को गिफ्ट वगैरह भी देते हैं, तो जो आपका बॉस का जो सेकंड रैंक का ऑफिसर था वो आया, उसका डेप्यूटी समझ लो कि सर वो फलाना आपके अफसर हैं, वो आपके या कोई भी कार्मिक है, वो रिटायर हो रहे हैं और उनको ये गिफ्ट देनी है, तो आप सजेस्ट करें क्या गिफ्ट देनी है। तो बॉस ने कितने तरह गिफ्ट होगी, 5,000 तक की, उसमें सब लोग कंट्रीब्यूट भी करेंगे। तो बॉस को लगा यार गिफ्ट देनी जरूरी है, क्या ऐसा प्रेसिडेंट है, इज देयर अ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट तो क्या होता है, पहले का एग्जाम्पल ही होता है, अ प्रीवियस एग्जाम्पल, नया एग्जाम्पल नहीं, पुराना एग्जाम्पल, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, प्रीवियस एग्जाम्पल, तो भी कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तो बॉस ने कहा इज देयर एनी प्रेसिडेंट, ऐसा पहले होता था, तो उसने बोला हाँ सर हर साल होता था, हर साल मतलब हमेशा होता है, जब भी कोई होता है तो रैंक के हिसाब से उनका एक हमने बना रखा है, इतने का हम लोग उनको वो देंगे, जिसको प्रेसिडेंट। आप समझ आ गया प्रेसिडेंट का आपका। आपने एक बदमाश लड़के को बिना डांट मार के गलती की, उसने बदमाश भी था लड़का, उसे छोड़ दिया, तो प्रिंसिपल ने कहा यू आर सेटिंग अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। ये सब बोलना आना चाहिए, यू आर सेटिंग अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। तो आप ये बहुत ही गलत जो उदाहरण पेश कर रहे हो, ऐसे करते रहोगे तो फिर सब ये सब कंट्रोल में आएंगे नहीं आप, ये आपको मेरे ख्याल से आ गया, ठीक है। एस्केलेशन का तो हो गया, देखो अब यहाँ एस्केलेशन बढ़ोतरी होगी, और ये अच्छी है कि बुरी है, तो बुरी है, इसका मैं मीनिंग बताऊंगा आपका, एग्रेवेशन, ठीक है, एग्रेवेशन। अच्छा वो नहीं, एग्रेवेशन मतलब चीज़ें बढ़ रही हैं लेकिन वो खराब अच्छी नहीं है। तो वो ऑथर कह रहा है कि अमेरिका का जो डिसीजन लिया है कि ह्यूस्टन में चाइनीज़ कॉन्सुलेट को बंद करने का, ये एक एस्केलेशन का दोनों के संबंधों में, ठीक है आप, और कैसे संबंध है जो स्टडीली डिटीरियोरेट हो रहे हैं आपका। अब ये भी बहुत शानदार आपके फ्रेज बन जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ तो स्टडीली डिटीरियोरेट, ये भी वर्ड कई बार आ चुका है आपका, इसका अर्थ होता है लगातार, ठीक है। इसका अर्थ है टू बिकम या टू वर्सन कंटिन्यूसली, ये इसका मीनिंग होता है। और डिटीरियोरेट वर्ड जो है मैंने पहले भी कराया आपको, कई बार आ चुका है ये, इसका मीनिंग होता है टू वर्सन, बद से बदतर होना, या टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है।
ऐसे ही आपका इंडिया और चाइना के भी हो रहे हैं आपका। द टाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर डिटीरियोरेटिंग स्टडीली, बोल सकते हो आप, है ना, अपना सुने बनाओ। टाइज का मतलब संबंध होता है। द टाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर डिटीरियोरेटिंग, है ना, आपका स्टडीली। स्टडी का मतलब क्या हुआ, लगातार। ठीक है, अगर क्लास में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार, तो बोलो आपका द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इंक्रीजिंग स्टडीली। ये आपको आ गया ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा कभी उदाहरण पहले कभी हुआ नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा एस्केलेशन हो गया है, दोनों की टाइज में इतना खराबी आ गई है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। आई होप कि आपको ये पार्ट जो है आपका पहला सेंटेंस, आपको ये पहला सेंटेंस है, कितना लंबा सेंटेंस देखो आप। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में आओ। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ एक्यूज द कॉन्सुलेट एंड अदर चाइनीज डिप्लोमेटिक मिशंस इन द कंट्री। अब जो कहाँ ऑफ लगाए देखो आपको, एक्यूज ऑफ एक फ्रेज है, इसको किसी के ऊपर आरोप लगाना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन कहाँ कितना दूर लगा हुआ है देखो आप। और फ्रेज क्या बनता है, इसलिए दूर हुआ है ये क्योंकि फ्रेज ये है, एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, इसका फ्रेज ये है। तो किसको एक्यूज किया है, इसलिए लंबा हो गया। द कॉन्सुलेट एंड अदर चाइनीज डिप्लोमेटिक मिशंस इन द कंट्री। ये जो आपका पार्ट है, ठीक है ना, ये समबडी का पार्ट है कि इन लोगों को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रम्प प्रशासन ने इनको एक्यूज किया है। और किस चीज़ से एक्यूज किया है, तो ऑफ के बाद में लगाओ, ऑफ इकोनॉमिक एस्पियोनाज। ये बात सही भी है, इसमें गलत नहीं है, और सभी कंट्रीज भी करती हैं। इकोनॉमिक एस्पियोनाज का अर्थ होता है, ठीक है, आर्थिक जासूसी। आर्थिक जासूसी का अर्थ होता है भाई क्या नया बना रहे हैं, कौन सी चीज़ करेंगे, क्या रहेंगे, बन क्या रहा है, ताकि कंपटीशन में हम भी वो चीज़ बना सकें। तो एक इकोनॉमिक एस्पियोनाज का अर्थ होता है आर्थिक जासूसी। एस्पियोनाज का अर्थ होता है जासूसी। ठीक है, ये वर्ड जो है एस्पाई से बना हुआ है। एस्पाई का मतलब टू सी होता है। ठीक है आप, ठीक है, तो लेकिन आप इसको जासूसी की नज़र से करते हो, तो इसलिए इसको मतलब जासूसी करने के लिहाज से देखते हो ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैसे बनाया उन्होंने, क्या क्या चीज़ थी, कितनी कॉस्ट थी, कितना ये है। तो ये आपकी इकोनॉमिक एस्पियोनाज का, इसको प्रोनाउंस करना है एस्पियोनाज। और एक वर्ड इसी से बना हुआ है, इसी फैमिली का वर्ड है स्पाई, वो तो आपको पता है जासूस होता है ना। और एस्पियोनाज आपका जासूसी हो गया। ठीक है, स्पाई आपका जासूस हो गया। एस्पाई का मतलब आपका देखना हो गया। ठीक है, तो ये उन्होंने उसको एक्यूज किया है। ठीक है, और ये यहाँ पर नहीं, सब जगह कर रहे हैं। आप वीज़ा के फ्रॉड कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं वो, मतलब वीज़ा इशू करवा रहे हैं फ्रॉड करके। और ये इसकी भी उन्होंने कोशिश की है। अटेम्प्टेड थेफ्ट का अर्थ होता है उन्होंने चोरी का प्रयास किया लेकिन शायद सफल नहीं हुआ, इसलिए ये अटेम्प्टेड स्पाई कहलाएगा। साइंटिफिक रिसर्च की चोरी, इन सब चीज़ों का उसने एलिगेशन लगाया अमेरिका ने। समझ आ गया बच्चों की नहीं आया? तो इसमें आपको दोबारा पढ़ के बताता हूँ। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ एक्यूज्ड द कॉन्सुलेट एंड, खाली यही नहीं, द कॉन्सुलेट मीन्स कहाँ, ये पर्टिकुलर हो गया ना अभी, ह्यूस्टन वाला है ना, खाली वही नहीं, एंड अदर चाइनीज डिप्लोमेटिक मिशन इन द कंट्री, उनको भी उसने एक्यूज किया है, आरोप लगाया है। किस चीज़ का, कि लोग आर्थिक जासूसी कर रहे हैं। ठीक है, वीज़ा फ्रॉड कर रहे हैं। वीज़ा फ्रॉड का तो होता है गलत इन्फॉर्मेशन देके वीज़ा ले रहे हैं या वीज़ा चाइनीज़ लोगों को दिला रहे हैं। और उन्होंने चोरी की कोशिश भी की। वो चोरी की कोशिश किस चीज़ की थी, साइंटिफिक रिसर्च की, ये उन्होंने बोला है। और डैश कर जब लिखते हैं तो इसका सेंस ये होता है कि इसके बारे में ही लिखा जा रहा है। ये सब एलिगेशंस हैं, एलिगेशंस दैट चाइना हैज़ डिनाइड, और इन एलिगेशंस को चाइना ने डिनाई किया है। हर कोई डिनाई करेगा, हाँ थोड़ी बोलेगा हम ये फ्रॉड करते हैं, जासूसी कर रहे हैं और हमने आपके साइंटिफिक रिसर्च की चोरी करने की कोशिश की है। ठीक है, इट हैज़ अनाउंस, इट का मतलब द यूएस, ठीक है, द यूएस, हाँ, द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन
हैज़ अनाउंस्ड वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस। अब ये देखो, ये अमेरिका के लिए नहीं है, ये आपका ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक्चुअली इट है। इट हैज़ अनाउंस्ड वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस ऑन स्टूडेंट्स। तो आपने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है आपका, उसमें पाबंदी लगा दी है आपका। चाइना से आने वाले छात्रों के ऊपर वीज़ा की रेस्ट्रिक्शन लगाओ, तो हम पे भी लगाई थी, अभी थोड़ी उसको रिलैक्स कर दी, अलग बात है, ठीक है। तो उनको वीज़ा रेस्ट्रिक्शन लगाए। वीज़ा समझते हो ना आपका, वीज़ा वो डॉक्यूमेंट है जो अमेरिका में आने वाले लोगों को दिया जाता है अलग अलग पर्पज़ के लिए, चाहे वो आपका ट्रैवल का वीज़ा हो, पढ़ाई का हो, स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो पढ़ाई का ही होगा, ठीक है ना। आपका मेडिकल वीज़ा भी मिलता है, ठीक है। टूरिस्ट वीज़ा तो बहुत कॉमन है, ठीक है, लगाए। फिर और क्या किया, ये तो किया उन्होंने, रेस्ट्रिक्शन लगा दी स्टूडेंट्स के, चाइनीज़ स्टूडेंट्स के अमेरिका में पढ़ने के लिए आने के लिए उसमें पाबंदी लगा दी। रेस्ट्रिक्शन मीन्स पाबंदियाँ। और क्या किया, इम्पोज सैंक्शंस। अब ये फ्रेज बना के लिखो और इसको प्रयोग करो, ये वैसे भी कई बार आ चुका है। तो इम्पोज सैंक्शन ऑन समबडी, ठीक है। इसका तो उसके ऊपर ट्रेड एम्बार्गो लगाना, ठीक है ना, किसी तरह का बैन लगाना। इसका था टू पुट अ बैन ऑन समथिंग, ये इसका मीनिंग होता है। तो क्या उन्होंने आपका बैन किया, बैन का मतलब अगेन रोक लगाई। इम्पोज सैंक्शंस ऑन चाइनीज ऑफिशियल्स, ठीक है ना, आपका चाइनीज ऑफिशियल पे बैन लगाया। किसके कारण, ओवर जो बताते हैं ना आपका, तो कारण बताते हैं किसको लेके, ओवर हांगकांग सिक्योरिटी लॉ। आपको पता है कि चाइना ने अभी हांगकांग में सिक्योरिटी लॉ लगाया है और उसके बड़े सख्त नियम बनाए हैं। कोई भी करेगा तो वो एंटी नेशनल माना जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड इज रिपोर्टेडली कंसिडरिंग, एंड इज कौन, इस किसके लिए है, इट के लिए। और इट क्या है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। और रिपोर्टेड का मतलब तथाकथित रूप से ऐसा कहा जा रहा है। रिपोर्टेडली का अर्थ है कि ऐसा कहा जा रहा है, ऑथर ने कहा है। ऑथर के पास में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऑथर कह रहा है इज रिपोर्टेडली कंसिडरिंग, ऐसा सुना है, ऐसी रिपोर्ट है कि वो इस बात के बारे में सोच रहा है। क्या बात के बारे में, अ स्वीपिंग ट्रेवल बैन। एक फ्रेज है जिसका अर्थ है जनरल ट्रेवल बैन। स्वीपिंग का अर्थ है जनरल, नॉट पर्टिकुलर, ठीक है। और वो कह रहा है कि जो चाइना के रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है ना आपका CCP, उनके जो मिलियंस ऑफ मेंबर्स हैं उनके ऊपर ही ट्रेवल बैन लगा रहा है। और इसमें मेरे ख्याल से पता नहीं कितने, मुझे परसेंटेज का तो ध्यान नहीं है, लेकिन चाइना रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी के तो मेंबर देश के मेरे ख्याल 70-80% होंगे। कुछ ही लोग हैं जो आपके उसके अगेंस्ट में 20-30%। ये डेटा मेरा अपना है, इसके ऊपर मत जाना डेटा की, उसके ऊपर ऑथेंटिसिटी के ऊपर। लेकिन मैं आपको स्वीपिंग ट्रेवल बैन का अर्थ क्या हुआ, एक जनरल ट्रेवल बैन। ऐसा नहीं है इस पे लगाने के, सब पे जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं उनको हम अपने देश में नहीं आने देंगे। इसको कहते हैं ट्रेवल बैन, ट्रेवल का भी नहीं करने देंगे। अब इसे पता लगता है कि दोनों देश के बीच की जो टाइज हैं वो कितनी वर्सन हो गई हैं, कितनी डिटीरिएट हो गई हैं। ये समझाया बच्चों, स्वीपिंग और जनरल, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। कई जगह आता है, जैसे अपन कहते हैं ना स्वीपिंग, ना आपका कमेंट, तो ये जनरल कमेंट है। स्वीपिंग चेंज करता होता है, बहुत बड़ा चेंज, जनरल परिवर्तन। आप मिस्टर मोदी हैज ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द कंट्री, ये सब बोलना आना चाहिए। आप स्वीपिंग ट्रेवल बैन का अर्थ होता है एक जनरल ट्रेवल बैन ऑन द मिलियंस ऑफ मेंबर्स, मिलियंस, तभी तो कहा मिलियंस ऑफ मेंबर्स ऑफ चाइना। अब देखो, तो इससे ज़्यादा और सत्य क्या हो सकती है कि उस रूलिंग पार्टी के कोई भी मेंबर है, चाहे वो सरकार में है या नहीं है, उनका सपोर्टर भी है, ठीक है, मेंबरशिप ले रखी है, तो उनके ऊपर हम बैन लगा देंगे। अब ये कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको क्या पता अमेरिका को कि ये इसके मेंबर है या नहीं, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। आगे पढ़िए। ये सब चीज़ें बताती हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच के अंदर जो टाइज हैं, संबंध है, वो कितने डिटीरिएट हो रहे हैं, है ना। तो कॉन्सुलेट डिसीजन, जो कॉन्सुलेट डिसीजन है उसको बंद करने का, इज़ बाई फार। जब बाई फार का इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों, तो इसका सेंस ये होता है, ये तुलनात्मक है और ये बाई फार, ठीक है, बहुत अच्छा बात बुरा बताने के लिए है। अब समझे आपका, और इसका अर्थ ये होता है चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तुलना करने के लिए, ठीक है। और ज़्यादातर अच्छे के लिए होता है। अगर मैं आपको कहूँ ही इज़ बाई फार,
ठीक है ना, बाई फार द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। इसका अर्थ होता है बच्चों, आपने ये समझना है, ठीक है ना, किसका अर्थ होगा जो नेक्स्ट बेस्ट है, नेक्स्ट बेस्ट है, वो इससे बहुत नीचे है। ही इज बाई फार द रिचेस्ट मैन इन द कंट्री। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ये बाई फार कम तुलना के लिए होता है और ये बताने के लिए होता है कि कई डिसीजन लिए होंगे अमेरिका ने, लेकिन कॉन्सुलेट बंद करने का जो डिसीजन है ये बहुत ही सख्त कदम है, बहुत ही सख्त कदम है बाई फार। अभी जो कदम हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सख्त कदम यही है। द मोस्ट ड्रास्टिक मेजर का अर्थ होता है बहुत सख्त कदम, मेजर का मतलब स्टेप, ड्रास्टिक मीन्स स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट, ठीक है। और ये कोलोकेशन को लिखो अलग से, ठीक है, ठीक है। और कल अगर इंडिया भी ऐसा कोई डिसीजन लेता तो क्या कहोगे? यही तो कहोगे, दिस इज द मोस्ट ड्रास्टिक मेजर दैट इंडिया हैज़ टेकन सो फार। अभी तो जो भारत ने लिया है ये सबसे सख्त कदम है, ठीक है। आगे चलिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम a Chinese mission is being closed in the US since both countries normalized diplomatic relations since 1979। बताओ, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि 1979 में दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन नॉर्मलाइज हुए थे। नॉर्मलाइज का अर्थ होता है सामान्य होना, कॉमन वर्ड है, सबको आता होगा, है ना आपको। तो जब इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कूटनीतिक संबंध सामान्य हुए ना 1979 में, उसके बाद में ये पहली बार है कि किसी चाइनीज मिशन को अमेरिका में बंद किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1979 में दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू हो गए थे, ठीक है। और डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू तब माना जाता है जब दोनों के एक दूसरे के यहाँ जो है एम्बेसीज खुले, एम्बेसडर्स जाएं, कॉन्सुलेट्स बने, बिजनेस कॉन्सुलेट्स, ठीक है ना आपका। तो कहते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हैं दोनों देशों के, ठीक है। ये समझ आ गया ना बच्चों? Since the tariff war that President Trump launched in 2018, आपको पता है 2018 से ट्रंप और चाइना के बीच में थोड़ी सनी हुई है, इसको बिजनेस को लेके कि ये चाइना हमारे माल को कम खरीदता है या उसके ऊपर टैक्स लगाता है, कुछ भी होगा, ठीक है ना आपको। और इसी तरह से चाइनीज़ माल पे अमेरिका लगाता है, तो ये इसको कहते हैं टैरिफ वॉर, ठीक है ना। और टैरिफ आप तो चलता रहता है, सब लोग ये करते हैं, सब चाहेंगे कि मेरे देश के पदार्थ वहाँ बिकें, और ना बिकने देने के लिए सामने वाला उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देगा, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगा, जो हालांकि WTO के प्रिंसिपल्स के विरुद्ध है, ठीक है। लेकिन अपने देश के हितों की रक्षा करने के लिए कई बार आप WTO की जो आपकी नियम है उनकी भी आप अनदेखी कर देते हो। तो ये प्रेसिडेंट ने आपका ट्रंप ने उनके साथ में एक युद्ध छड़वा था 2018 से, ठीक है, ठीक है। तो सिंस द टैरिफ वॉर, टैरिफ का अर्थ होता है बिजनेस या पैसा समझ लो आपका, वो टैरिफ टैक्स कितना लगेगा, वो टैरिफ मतलब टैक्स ही होता है ना आप। दैट प्रेसिडेंट ट्रंप लॉन्च्ड इन 2018, जब से प्रेसिडेंट ने ये टैरिफ वॉर लॉन्च किया है 2018 में, चाइना हैज़ रिटेलिएटेड अगेंस्ट एवरी हॉस्टाइल मूव बाय द US। तब से रिटेलिएट कर उसका बदला लेना, उसके बदले की कार्रवाई की है। हर उस मूव का मतलब कदम, हॉस्टाइल, चाहे वो कितना भी आक्रामक रवैया अमेरिका ने अपनाया है, तो चाइना ने इसको रिटेलिएट किया है। उसने अगर लगाया तो फिर चाइना ने लगाया, चाइना लगाया तो फिर अमेरिका ने लगाया। इसको अपन कहते हैं टैरिफ वॉर, ठीक है, टैक्सेस का वॉर। और साथ में ये भी कि तुम्हारा हमारे यहाँ माल ज़्यादा आता है तो इतना माल तुमको भी हमारा लेना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो चाइना हैज़ रिटेलिएट का बदले की कार्रवाई करना, रिटेलिएट का होता है रिटेलिएट, है ना, टू एक्ट अगेंस्ट, रिवेंज भी कह सकते हो आप। और ये रिटेलिएशन जो है आपका किसी भी तरह का हो सकता है, शब्दों से, एक्शन से। एक पाकिस्तान एयर रेड्स आर सिटीज, वी विल रिटेलिएट, हम उसके बदले ही कार्रवाई करेंगे आप, ठीक है। आपने किसी को गाली दी, ही ऑल्सो रिटेलिएट विद अब्यूजिव वर्ड्स, चलो आप, आई अब्यूज्ड हिम एंड ही रिटेलिएटेड
विथ एब्यूजिव वर्ड्स, तो उसने भी आपका एब्यूजिव वर्ड का इस्तेमाल किया। तो बदले की कार्रवाई को कहते हैं रिटेलिएट। तो जब भी अमेरिका ने किया तो, और हॉस्टाइल करता था आक्रामक, और मूव करता था कदम, ठीक है ना, कदम। तो जब भी अमेरिका ने कोई हॉस्टाइल आक्रामक कदम लिया, उठाया, तो उसके बदले की कार्रवाई चाइना ने की। अब समझ आ गया? आगे बढ़िए। चाइना मेड मैटर्स वर्स, एक शानदार फ्रेज बनता है ये, टू मेक मैटर्स वर्स। और इसमें मैटर्स बोलना बच्चों, ध्यान रखना, मैटर मत करना, टू मेक मैटर वर्स नहीं, टू मेक मैटर्स वर्स, और किसी बात को और बिगाड़ना, इसका मीनिंग होता है, ठीक है, टू डिटीरियोरेट द सिचुएशन, ये इसका मीनिंग होता है, द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, ठीक है। तो वो क्या हुआ, चाइना ने स्थिति को और भी खराब कर दिया बाय प्रोवाइडिंग रिफ्यूज। अब देखो ये चाइना की गलती भी है, प्रोवाइड रिफ्यूज कर तो किसी को शरण देना, रिफ्यूज, ये गलत काम है। तो चाइना ने क्या किया कि आपने जो सैन फ्रांसिस्को का कॉन्सुलेट है ना, आप समझ के कॉन्सुलेट जगह जगह खुले हुए हैं, अभी तो उसने एक का बंद किया है, कल ही इसका भी बंद कर देगा वो प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो उसने अपने लोगों को वहाँ सैन फ्रांसिस्को कॉन्सुलेट में पनाह दी। किसको दी? टू वन ऑफ द चाइनीज रिसर्चर्स। यहाँ एक बहुत सारे जो चाइनीज रिसर्चर्स अमेरिका में काम करते हैं, उनमें से एक रिसर्चर को, रिसर्चर मीन्स जो आपका शोध करता है, ठीक है। और कैसा रिसर्चर था ये? अगेंस्ट होम, जिसके खिलाफ द यूएस हैज इश्यूड एन अरेस्ट वारंट, जिसके खिलाफ अमेरिका ने अरेस्ट वारंट इशू किया था। क्यों क्या था? ये मेरे ख्याल से कोई लड़की है ये, बिकॉज शी एलिजिडली, ठीक है, क्योंकि उसने तथाकथित रूप से, एलिजिडली का अर्थ होता है तथाकथित, कई बार इस्तेमाल हो चुका है ये वर्ड आपका, है ना। शी एलिजिडली लाइड टू द अथॉरिटीज अबाउट हर टाइज टू द आर्मी, क्योंकि उसने अथॉरिटीज को, अमेरिकन अथॉरिटीज को आर्मी के साथ अपने संबंधों के बारे में झूठ बोला था। तो जैसे उसने झूठ बोला कि मेरे तो कुछ बोला होगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, कि दिया हुआ भी नहीं है, तो फिर अमेरिका ने उसके अरेस्ट वारंट इशू कर दिए। तो आपको दिख रहा है कि ये चाइना ने गलत काम किया, और वो वहाँ से भागी होगी, और उसको उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के अपने कॉन्सुलेट में पनाह दे दी। रिफ्यूज़ करता, पनाह देना, ठीक है। रिफ्यूज़ मीन्स पनाह, शेल्टर, ठीक है ना। टू प्रोवाइड, रिफ्यूज़ का टू प्रोवाइड शेल्टर। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन हमको उपन्यास के भी पढ़ने हैं। मैं कोशिश में हूँ कि आपको उपन्यास का भी बना के दूँ ऐसे, ठीक है, उपन्यासों की। ये समझ आ गया बच्चों? तो ये गलत काम किया उसने, अच्छा किया, गलत काम किया चाइना ने। अब अगली खबर आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, कि उसने वो कि अमेरिका ने चाइना का जो सैन फ्रांसिस्को वाला कॉन्सुलेट है उसको बंद कर दिया है। ऐसा होगा देखना आप, और या फिर उसको वहाँ से भगाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। द यूएस चाइना टेंशंस, दोनों देशों के जो तनाव आर नो लॉन्गर अबाउट ट्रेड एंड, अब जो इनका जो तनाव है ना, ठीक है ना, वो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी को लेके नहीं है। ये तनाव का स्तर चेंज हो गया आप, है ना। ऑथर कह रहा है कि ये जो दोनों देशों के बीच तनाव है, ट्रेड यानी बिजनेस और टेक्नोलॉजी को लेके नहीं है, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, एक्चुअली सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है। व्हाट स्टार्टेड एज अ ट्रेड वॉर, शुरुआत हुई थी ट्रेड वॉर से 2018 में, जो इसने शुरू की थी आप, वो अब बढ़कर स्नोबॉल का आपको प्रयोग बताता हूँ, इसका मतलब होता है बढ़ना, स्नोबॉल्ड इनटू अ लार्जर जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट। अब ये जो है दोनों देशों के बीच में एक जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट हो गई है, दो सुपर पावर के बीच में। दोनों सुपर पावर है, रशिया भी है, ठीक है ना। ऐसी कंटेस्ट का मतलब क्या, प्रतियोगिता किसकी, जियोपॉलिटिकल। जियोपॉलिटिकल का अर्थ होता है एक जिसमें राजनीति भी है, और आपका जियो का मतलब आपका क्या कहोगे, भौगोलिक भी है, दोनों चीज़ों का है। अब इसका सिंपल अर्थ क्या हुआ, पॉलिटिकल ये हो गया कि हमने ज़्यादातर भूभाग में अपना कंट्रोल रखना है, भौगोलिक जो आपकी सिचुएशंस हैं उसमें हमको अपना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनानी है, ये हो गया जियोपॉलिटिकल।
ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो वार शुरू हुई थी इससे ट्रेड से, अब उसने इसका रूप ले लिया है। और ये ऐसी चीज़ है समथिंग द वर्ल्ड हैज़ नॉट सीन सिंस द हॉस्टाइल कंपटीशन बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत। आपका तो ये तब से नहीं देखी लोगों ने जो आप देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ के मेरे ख्याल से नहीं आया। ये लंबा सेंटेंस है, ये यहाँ से लगाकर और यहाँ तक ये सेंटेंस पूरा एक ही है। अब देखिए कितने लंबे लंबे सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है, देखो आप। ठीक है, तो ऑथर कह रहा है, नहीं सॉरी, एक सेंटेंस यहीं खत्म हो गया। ऑथर कह रहा है कि जो दोनों देशों के बीच के तनाव है, अब वो ट्रेड और टेक्नोलॉजी को लेकर नहीं है। तो जो टेंशन या जो तनाव ट्रेड वॉर के साथ शुरू हुआ था, अब वो जियो पोलिटिकल कंटेस्ट के रूप में बढ़ चुका है। ठीक है, स्नो बॉल का अर्थ होता है किसी चीज़ का, सिचुएशन का, मीनिंग उसका भी वर्सन ही है, लेकिन स्नो बॉल का मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। आपको स्नो बॉल फ्रेज है टू स्नो बॉल इनटू, एक बनाता हूँ, बताता हूँ इसका प्रयोग टू स्नो बॉल इनटू समथिंग बिग। अरे यार, ये एक फ्रिज बनता है। अब इसके पीछे कंसेप्ट बच्चों एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ चारों तरफ बर्फ़ है वहाँ एक स्नो की आप बॉल बनाओ और उस बॉल को, ठीक है ना, स्नो के सरफेस पे लुढ़काओ, रोल करो, तो वो बॉल बड़ी बन जाती है। समझ आया कि नहीं आया? समझो आप कश्मीर गए या आपका यूपी में उत्तराखंड में आप औली गए, चारों तरफ बर्फ़ है, आपने एक स्नो की बॉल बनाई और उसको आपने बॉल को उसको रोल किया, किसके ऊपर? स्नो के ऊपर। तो क्या हो जाएगा? वो बॉल बड़ी हो जाएगी, स्नो से चिपक जाएगा। ये है स्नो बॉल का अर्थ। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या बनाया लोगों ने? फ्रेज बना दिया, अभी इंग्लिश में शामिल हो चुका है। अगर मैं आपको कहूँ कि देयर वॉज एन आर्गुमेंट बिटवीन देम, पहले एक आर्गुमेंट था, मतलब हल्की सी बहस हो गई। विच स्नो बॉल, बड़ा सुंदर प्रयोग है धारणा आपका, विच स्नो बॉल इनटू अ फाइट, अ फिजिकल फाइट। आई होप कि आपको ये, एक तो बच्चों तुम कमेंट में देते हो ना, आपका कमेंट कभी लिखते नहीं हो यार, आपका मेरे स्नो बॉल का मुझे प्रयोग आ गया कि नहीं आया, इसे दिया करो कमेंट्स में। गुड मॉर्निंग सर, अरे गुड मॉर्निंग तो सबके लिए गुड मॉर्निंग है, वो तो मैंने आते कर दिया। आप तो कमेंट में गुड मॉर्निंग बोलने की क्या जरूरत है? उसमें कमेंट किया करो कि मेरे को जियो पोलिटिकल शब्द का समझ आ गया कि नहीं आया, समझ आ गया कि नहीं आया, मेरे को ये पूरा जो आपका एडिटोरियल का लेख था, आर्टिकल था, समझ में आया कि नहीं आया, कौन कौन से शब्द आपने सीखे, दूसरों के जो आपके बच्चे हैं जो उनसे पढ़ते हैं तो वो पूरे शब्दों को लिखते हैं, इसमें ये पढ़ा, इसका ये मीनिंग है। हमारे प्रदेश के बच्चे तभी तो पिछड़े हुए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे कमेंट सेक्शन में इसको लिखा करो कि मेरे को स्नोबॉल आ गया आपके, अब मैं ये सेंटेंस बना सकता हूँ। ठीक है आप द फाइट बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ स्नोबॉल्ड इनटू अ कोर्ट फाइट। मैं कितने सेंटेंस लिखूंगा? आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाने सीखने हैं। मैंने क्या बोला समझ आया आपको? मैं फिर बोल रहा हूँ उसको, और ये इसको पकड़कर कमेंट सेक्शन में आपने ये लिखना है कि सर मैं समझ लिया, जो आपने कहा था वो मैंने लिखा है। मैंने क्या बोला मैं खुद ही भूल गया। द फाइट बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ स्नोबॉल्ड इनटू अ कोर्ट फाइट। तो जो बीच की उनकी लड़ाई थी हल्की फुल्की घर में, अब वो कोर्ट की लड़ाई में तब्दील हो गया है। तो ये बड़ा हुआ है, छोटा हुआ, बड़ा हुआ है, अच्छी हुई कि बुरी हुई है? सिचुएशन बुरी हुई है। इफ समथिंग snowballs into something that becomes bigger। लेकिन ये हमेशा अच्छे के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको हमेशा प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी खराब सिचुएशन थी, इट snowballed into a major catastrophe। कितने समय बना सकते हो आप? अब ये कोरोना वायरस का था, अगर इसको कंट्रोल कर लेते इतना ज़्यादा होता नहीं, आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। कि लेकिन हमारे देश में इतने मूर्ख लोग हैं कि जिसकी हद नहीं है। ज़्यादातर नहीं, ज़्यादातर तो अच्छी ही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं मास्क ही नहीं लगाते, कहाँ देखो आपका घूम रहे ऐसे ही आपका। अरे भाई कितने खतरनाक सिचुएशन हो गई है, और मौत का आंकड़ा 1100 से ऊपर हो चला गया पर डे का।
कल्पना करो आप, 1100 लोग रोज मरेंगे, तो आप हिसाब लगाओ आपके, अगर खत्म नहीं हुआ ना कोरोना वायरस, 5 साल में कितने मर जाएं, घर में जाके इसको कैलकुलेट करना। और यही प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसको आपका हल्का मत आंको, हल्का मत आंको, ये बहुत सीरियस बात है आपका। इसको समझ, लोग बच्चों को भी समझ नहीं आती है। तो अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम है, ये तो खैर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और हम इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए, इसके लिए स्नोबॉल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो समझो कोई दूसरी आपके पास में आपकी वो आ गया, एक एपिडेमिक आ गया है, तो डॉक्टर ने कहा कि इफ़ यू हैड नॉट कंट्रोल दिस एपिडेमिक या दिस डिजीज, इट कुड हैव स्नोबॉल्ड इनटू एन एपिडेमिक। तो आप जब सेंटेंस बनाओगे तभी तो आपको आएगा। कमेंट सेक्शन में ये लिखा करो कि मेरे को स्नोबॉल का प्रयोग आ गया कि नहीं आया आपका। तो डॉक्टर ने क्या कहा, तो पहले कोई बीमारी पैदा हुई, कोई भी बीमारी, कि इफ़ वी हैड नॉट कंट्रोल्ड दिस डिजीज, 3 नंबर या 4 नंबर आपका कंडीशन सेंटेंस, इफ वी हैड, सॉरी ये नॉट भी है, इफ वी हैड नॉट कंट्रोल दिस डिजीज एट इट्स इनिशियल स्टेज। लिखना बोलना सीखो, दिमाग काम करेगा। इंग्लिश से ऐसे रूल पढ़ के नहीं आती ग्रामर के, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सबको, चाहे वो कैसे भी बचा हुआ है, नया है, पुराना है, अच्छा है, बुरा है, उनको ग्रामर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अरे क्या बताऊँ तुमको, आपका आजकल ग्रामर पढ़ानी सबने बंद कर दी है। मैं भी देखता हूँ अन अकेडमी पे, तो कोई ग्रामर पढ़ाता ही नहीं है। आप ये फालतू के बकवास से टाइम खराब होता है इसके अंदर। आप सीधा पढ़ा कि ये है, और बाकी जिसने पढ़ना आप किताब लो और पढ़ो। चलो एनीवे, इफ यू हैड नॉट कंट्रोल दिस डिजीज एट इट्स इनिशियल स्टेज, इट कुड हैव, और आपको पता है कुड हैव का मैंने आपको परफेक्ट इन्फिनिट कराए हैं। कुड हैव का इस्तेमाल शुड हैव का, मस्ट हैव का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब किसी चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी थी लेकिन वो हुई नहीं है। इट कुड हैव स्नोबॉल्ड। बच्चों सीखो यार, मेरी चिंता ये है कि हमारे प्रदेश के बच्चे देश के दूसरे बच्चों के साथ चलें। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे नहीं पता आपने देखा नहीं देखा, आपका एक लड़का है, उसका बहुत बढ़िया चैनल है और वो दूसरे के भी कमाता है, मेरे ख्याल 4-5 लाख रुपए महीने कमाता है। सतीश नाम से चैनल का नाम क्या मुझे ध्यान नहीं है। तो वो यूट्यूबर है, बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा यूट्यूबर है वो। तो अपनी यूट्यूब पे वो स्पेशल लोगों को लेके आता है, उनका इंटरव्यू करता है। तो कब का है मुझे पता नहीं, बहुत दिनों पहले का नहीं है ये, लेकिन इसी महीने का है। आज सुबह मैंने उसको देखा या कल देखा, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो वो एक लड़के को लेके आया जो ओनली 22 साल का है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसका नाम है, नाम भूल गया मैं उसका, इसका नाम सुरेश है, उसका नाम, इसका जो लाया है ना यूट्यूबर, उसका तो नाम है सतीश और उसका नाम है शायद सुरेश, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ऐसे कुछ है, पीछे ईश लगा हुआ है और पीछे उस थरने में उसको मुझे पता है राणा। तो उसका नाम एक हो गया आपका सतीश, है ना, जिसने यूट्यूबर है, जिसने उसका अपने चैनल पे इंटरव्यू लिया। ऐसे लोगों को तुम सुना करो, ठीक है, उनसे प्रेरणा लो। वो 22 साल का लड़का है और IIT मुंबई में, ठीक है, 4th ईयर का बच्चा है। अब कौन सी उसके इंजीनियरिंग का स्ट्रीम है मुझे पता नहीं है, लेकिन IIT मुंबई से वो आपका इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक कर रहा है और अभी अपने 4th ईयर में है। अब ध्यान से सुनो मैं बोलने जा रहा हूँ। वो लड़का अन अकेडमी पढ़ाता है और उसका पैकेज 50 लाख का है। कितनी उम्र है उसकी? 22 साल की। और हमारे इतने बुरे हाल हैं, हम जागते ही नहीं है यार आप। और वो सतीश जो लड़का है, जो यूट्यूबर है, उसका भी पैकेज लगभग आपका इतने कमाता है, उसके बराबर ही। और बता रहा था कि कैसे, उसने कितनी अच्छी बात बताई। मैं भी सबसे सीखता हूँ भाई, ध्यान रखना, आप अपने आप में कंप्लीट कोई नहीं है। तो उस लड़के ने बताया कि आपने अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, आप किस तरह से अपने जीवन में डिस्ट्रैक्शंस को आपने हटाना है। तो उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं खुद भी वो करने वाला हूँ। उसके लिए मेरे को 2 घड़ियाँ चाहिए। तो उसने कहा जब आप पढ़ने बैठते हो तो दोनों घड़ियों को रखो पास में आप, ठीक है।
एक में जो टाइम चल रहा है वो टाइम चलने दो, दूसरा टाइम होगा आपका पढ़ाई का असली टाइम। इसलिए क्या करना है, आप पढ़ रहे हो, फ़ोन कॉल आ गया, आप फ़ोन कर रहे हो, तो उसको स्टॉप वॉच बना दो, उसको बंद कर दो। वो दोनों स्टॉप वॉच ही होनी चाहिए, उसको बंद कर दो, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो, उसमें आप फ़ोन पे बात कर रहे हो। ठीक है, फिर आपने उसको, फ़ोन बंद हो गया, आपने फिर पढ़ना शुरू कर दिया, उसको वापस ऑन कर दिया घड़ी को। ये घड़ी चल रही है, वो ये घड़ी तो चल रही है। फिर आपको सुसु आ गया, तो यू वेंट टू द टॉयलेट, यू नो, टू आंसर द कॉल ऑफ द नेचर, तो उस फिर आप बंद करके गए। फिर दोनों घड़ी को मिलाओ तो आपको पता लगेगा आप कितना कम पढ़े हो। कहता हूँ मैं तो सुबह से बैठा हूँ, लेकिन पढ़े कितने आप, कितने आपने गप मारी, कितने आपने टीवी देखा, कितना आपने क्या किया। तो सब लोगों सीखो, टाइम बहुत बलवान होता है। और इंग्लिश को सीखो, ये ग्रामर फरामर कोई काम नहीं आती, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अनअकैडमी पे जो सिस्टम पढ़ाने का है, उसमें पता नहीं अभी दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है, और मैं भी उसमें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत टफ है, मुझे नहीं पता मुझे चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप देख लो, आप 22 साल का लड़का है, 50 लाख का पैकेज है, मुंबई में 2 फ्लैट खरीद चुका है, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और उसने सतीश ने पूछा क्योंकि लग्जरी आइटम कोई कार बार खरीद सकता है, वो आराम से क्यों नहीं खरीद सकता, बड़े से बड़े कार खरीद सकता है। ठीक है, लेकिन नहीं मैं ये नहीं, वेस्टेज है। क्यों, पता क्या उसके लिए भी उसने क्या बोला, बताओ उसका दिमाग कितना मतलब बिजनेस माइंड हो गया उसका। उसने कहा कार को शोरूम से निकालते उसकी कीमत घटने लग जाती है। माय गॉड, इस कम उम्र में बच्चों को इतनी अकल आ जाए तो पता नहीं वो क्या कर दे। आप बात समझ आई नहीं आई? उसके कहने का अर्थ है मैं कार खरीद सकता हूँ, मैं बहुत लग्जरियस, सबसे मोस्ट लग्जूरियस कार में खरीद सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। बट आई विल नेवर डू इट बिकॉज इट इज़ वेस्ट ऑफ मनी। मैं तो ऊबर में या 2 व्हीलर में चला जाऊँगा, टैक्सी वैक्सी करके, कार नहीं खरीदूँगा। कार के अंदर बेकार है। जिस दिन कार को आपने शोरूम से बाहर निकाला उसी दिन से उसकी कीमत घटनी शुरू होगी। माई इतनी यंग एज में इतना कमाने वाला बच्चा ऐसा कर कहेगा तो दिल खुश हो गया। तो इसलिए कहना, जो पढ़ाते हैं उसको सीखा करो। बहुत कुछ पढ़ाता हूँ मैं आपको, ये तुम्हें टॉपिक वाइज का चक्कर छोड़ दो। आपको अनअकैडमी में कोई टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाता, और ज़बरदस्त उनके परिणाम है हर चीज़ के। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और उसको भी बहुत सस्ता भी है। तुम लोगों को सबको उनको सब्सक्राइब करना चाहिए, उनको उनकी जो पेड कोर्सेज हैं। और उस पेड कोर्स से पहले जो फ्री क्लासेज चलती हैं उनकी दुनिया भर की, उनको क्यों नहीं देखते? पूरे इंडिया के टॉप जो है आपके एजुकेटर्स हैं वहाँ आके पढ़ाते हैं। मेरा दिल खुश हो गया ऐसे अपने ये राणा भाई का इंटरव्यू सुन के। गजब का लड़का है ये, पता नहीं क्या प्रोग्रेस करेगा। 22 साल की उम्र में इतनी प्रोग्रेस उसने कर ली है। और हम 7-8 हज़ार की नौकरी के लिए पीछे पड़े रहते हैं। बड़ा सोचो बच्चों, खूब मेहनत करो, ये टाइम है आपका। और टाइम का उसने बताया है, उस पर विचार करना कि यार इस लड़के की सोच कितनी तगड़ी है कि 2 घड़ियाँ रखो, ठीक है, एक को चलने दो जैसे चल रही है। स्टॉप वॉच होने, स्टॉप वॉच समझते हो ना आप, अपने नोट कर लो डायरी में। ये जब घड़ियाँ चली दोनों का टाइम एक ही था, और दूसरी को स्टॉप वॉच बना दी। उठ गए चाय पीने के लिए, नाश्ता करने बंद कर दो उसको, वापस आके टेबल बैठ के पढ़ना शुरू कर दे, फिर ऑन कर दिया उसको। ये आपके कमेंट सेक्शन में इनके बारे में मुझे बच्चों कमेंट्स दिया करो, ठीक है। इफ यू हैड नॉट कंट्रोल दिस डिजीज एट इट्स इनिशियल स्टेज, ये सेंटेंस में आगे टुकड़ा इतना, अगर हमने इस बीमारी को इसके शुरुआती स्टेज का मतलब स्टेज में स्टेज ही होता है ना, उस पर नहीं रोका होता, उस पर नियंत्रण नहीं किया होता, इट कुड हैव स्नोबॉल्ड इनटू एन एपिडेमिक। तो ये एपिडेमिक बन जाती, क्योंकि स्नोबॉल का प्रयोग। आई होप कि समझ आ गया आपको। अब मैं वापस आ जाओ इस पे एट्रोल पे। तो एक तो पहला सेंटेंस तो आपको समझ आ गया होगा, द यूएस चाइना टेंशंस आर नो लॉन्गर अबाउट। अब इनके बीच में टेंशन चल रहा है, तनाव चल रहा है। ये तनाव का जो आधार है वो ट्रेड और टेक्नोलॉजी नहीं है, सब कुछ बदल गया अब। तो वो कह रहे हैं जो ट्रेड वार के साथ शुरू हुआ था, इट हैज स्नोबॉल्ड इनटू अ लार्जर जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट। ये तो जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट बन गई है, ठीक है।
और उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, कूटनीति इन्वॉल्व है, आप कितने देशों को अपने पक्ष में करोगे, ठीक है, और कितने भौगोलिक एरिया में आपका प्रभुत्व होगा। प्रभुत्व मतलब आपके शासन नहीं, प्रभुत्व मतलब हो गया कि आपको उनको आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे बिटवीन द टू सुपर पावर्स, समथिंग द वर्ल्ड हैज़ नॉट सीन सिंस द हॉस्टाइल कंपटीशन। और अब तो नहीं है, लेकिन कभी था, अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में, सोवियत रसिया के बीच में ज़बरदस्त आपका हॉस्टाइल कंपटीशन था दोनों देशों के बीच में, ठीक है। तो उस समय का जो कंपटीशन था ना आपका, और उसमें लिखा हुआ ड्यूरिंग द कोल्ड वार, और वो पीरियड कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। युद्ध तो नहीं हुआ दोनों के बीच में, सुपर पावर के बीच में युद्ध हो जाता है तो बहुत क्षति होती है दुनिया को, लेकिन वो उसको कहा गया शीत युद्ध, दोनों का शीत युद्ध था, ठंडा युद्ध, ठीक है, और ज़बरदस्त कंपटीशन था। उस समय से ऐसा कभी किसी ने कुछ नहीं देखा। प्रेसिडेंट ट्रम्प हु इज अंडर अटैक एट होम, ठीक है ना, फॉर हिज हैंडलिंग ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक। इतने टुकड़े का अर्थ है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जिस तरह से ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक को हैंडल किया है, ठीक है ना, उससे उसको काफ़ी उसके ऊपर लोगों ने आक्रमण किया, तो वो उसने झेला। इज अंडर अटैक एट होम मीन्स अमेरिका में, ठीक है। और आपको पता है क्यों, ठीक है ना, दैट्स राइट। उसने मास्क नहीं पहना तो लोगों को क्या संदेश दे दिया, आजकल मास्क पहन रहे भाई साहब, ठीक है ना, और मास्क पहने बाद में कह रहे हैं कि मास्क पहना देशभक्ति है, इसलिए मैं भी पहन रहा हूँ। तो पहले से पहन लेते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ों में कोई फर्क थोड़ी ज़्यादा कोई। तो वो कह रहा है कि मे बी फाइंडिंग कंफर्ट इन रैम्पिंग अप टेंशंस विद चाइना। तो वो कह रहा है आप उसको रैम्प का मतलब बढ़ाना होता है, उसका प्रयोग देता हूँ अभी। चाइना के साथ में ना ये टेंशन बढ़ा के उसको आराम महसूस हो रहा है। आराम महसूस होने का अर्थ क्या हुआ कि जो लोग उसके ऊपर पेंडेमिक को लेकर अटैक करते थे, ठीक है, और इसलिए चाइना पे अटैक बढ़ा दिया आपने, टेंशन बढ़ा दिया है, तो उसे लोग खुश हैं आपसे कि ये ठीक कर रहा है, चाइना को सबक सिखाने की आवश्यकता है, ठीक है। और ये इलेक्शन का साल है ट्रम्प का, ठीक है, तो वो भी बाजीगर है। तो पहले तो हार रहा था, अब शायद क्या पता जीत भी जाए, पता नहीं। अब रैम्प अप कर दो बच्चों, बढ़ाना, ये कितनी बार आ चुका है, ये बहुत बार आ चुका है। रैम्प अप कोई भी चीज़ हो सकता है, इसका तो टू इंक्रीज, अच्छा बुरा सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है, टू इंक्रीज समथिंग, ठीक है। अगर समझो कि टेररिस्ट की थ्रेट है, टेररिस्ट की थ्रेट है, आप कह सकते हो वी नीड टू रैम्प अप सिक्योरिटी, ठीक है, टू हैंडल दीज थ्रेट्स। कैसे कहोगे, वी नीड टू रैम्प अप आर सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है, टू कीप अ चेक ऑन टेररिस्ट एक्टिविटीज, जो अभी हमने किया हुआ है। किया हुआ नहीं हो तो देश में कई धमाके हो रहे होते हैं अभी। क्लियर है बच्चों को, नहीं आया रैंप अप समझ के आपका? अरे ये स्पेलिंग गलत हो गया है, क्या उल्टा पुल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, चलो, इधर गलत लिखा गया, वो ऑप्शन में भी नहीं आ रहा। ये सेंटेंस में आ गया, वी नीड टू रैंप अप आवर सिक्योरिटी मेजर्स, सिक्योरिटी कदमों को, उपायों को हमको बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को चेक में रखा जा सके, उनके ऊपर नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, तो चाइना के साथ में टेंशन को रैंप अप करके उसको थोड़ा सा आराम महसूस हो रहा है। क्या लोग जो मेरे खिलाफ थे वो अब तो मैंने थोड़ा ठीक भी कर दिया है, तो मैंने खुद ने भी आपका मास्क पहनना शुरू कर दिया है, तो लोग अब मेरे पे अटैक नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या, मेरे को वोट दे सकते हैं। और ये इलेक्शन ईयर है, इतनी समय है भैया, सभी लोग तेज होते हैं। बट व्हाट मेक्स द क्राइसिस डेंजरस, अब क्राइसिस जो आपका है ही संकट, इसको क्या चीज़ खतरनाक बनाती है इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का, लॉन्ग टर्म का मतलब लॉन्ग रन, लंबे समय में क्या चीज़ खतरनाक बनाती है कि देयर इज़ अ ग्रोइंग कंसेंसस, कंसेंसस मतलब सहमति। वाशिंगटन जहाँ आपका देश को चलाया जाता है, जहाँ वहाँ उनकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट नहीं कहते हैं वो, उसको कांग्रेस कहते हैं, सेनेटर्स हैं, ये हैं, तो वहाँ से सारी नीतियाँ बनती हैं, उनका निर्धारण होता है। तो वहाँ एक कंसेंसस बन रहा है, कंसेंसस बन गया आपका, सबकी एक राय बन रही है वाशिंगटन में। ठीक है, दैट हॉस्टाइल चाइना, ठीक है ना,
कि एक हॉस्टाइल चाइना, आक्रामक चाइना, रिसोर्ट टू का अर्थ होता है किसी चीज़ को अपनाना, टू लार्ज स्केल एस्पियोनाज, ठीक है, कि भाई ये लार्ज स्केल, और ये है सच्ची मुची का, वो एस्पियोनाज कराता है। ये मैं आपको प्रयोग देता हूँ अभी, रिजोर्ट टू का कई जगह इस्तेमाल होता है इसको सेंटेंस समझ लो, फिर उसके बाद मैं आपको इसको रिजोर्ट टू का प्रयोग समझाता हूँ। यहाँ पर रिजोर्ट टू का अर्थ होता है उसको अपनाना, ठीक है, रिजोर्टिंग टू लार्ज स्केल एस्पियोनाज, ये बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पर जासूसी करा रहा है। और ये यूएस डोमिनेटेड, ये इनको चिंता है, यूएस डोमिनेटेड ऑर्डर का मतलब व्यवस्था जो संसार में है, यहाँ पर ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं है, व्यवस्था है, ध्यान रखना आपका। ये यूएस डोमिनेटेड इंटरनेशनल व्यवस्था जो है उसको सीरियस थ्रेट दे रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, यूएस को वो उस पोजीशन से हटा के शायद अपने आप को स्थापित करना चाहता होगा। मेरी बात पहले इसलिए मैंने कहा कि पहले इसको समझ लो आप। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं, वाशिंगटन में सब लोगों के बीच में, चाहे वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो या उसके अगेंस्ट में हो, सेनेटर हो, रिपब्लिकन्स हो, डेमोक्रेट्स हो, सब ने एक सहमति बनाई है कि जो हॉस्टाइल चाइना, आक्रामक चाइना है, जो इतने लार्ज स्केल पे जासूसी के काम कर रहा है, ठीक है, तो वो यूएस डोमिनेटेड इंटरनेशनल ऑर्डर है, ये जो आपकी संसार की, ठीक है ना, ग्लोबल ऑर्डर है, व्यवस्था है, जो जिसके ऊपर यूएस डोमिनेट करता है, यूएस डोमिनेट करने का तो जिसमें यूएस का पूरा कब्जा है, सब यूएस के मानते हैं, उसके लिए वो सीरियस थ्रेट प्रदान कर रहा है, सीरियस खतरा प्रदान, पोज का मतलब आपका किसी सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम को खड़ा करना। मैं इसका भी आपको फ्रेज बना के प्रयोग देता हूँ। तो पहले तो मुझे बताओ, पूरा थ्रेट के साथ लिख दो, पोज अ थ्रेट टू समथिंग, ये फ्रेज बनता है इसका, अभी कराता हूँ, लेकिन पहले ये सेंटेंस आपने समझा है। इसका अर्थ ये है कि एक वैश्विक व्यवस्था बनी हुई है और उस वैश्विक व्यवस्था में सब लोग यूएस के सुनते हैं, क्योंकि यूएस ने उसको डोमिनेट किया हुआ है, ठीक है। और ये जो चाइना है, ठीक है ना, इस वैश्विक व्यवस्था जिसके ऊपर अमेरिका का वरद हस्त है, उसको ये थ्रेट दे रहा है। तो थ्रेट देने से क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय रूप में अमेरिका अपनी जो ख्याति है वो खो देगा और शायद दूसरी जगह चाइना ले लेगा। तो ऐसा वो कर रहा है, और इसके अलावा वो बहुत बड़े स्केल पे जासूसी भी कर रहा है। तो वहाँ जो आपने वाशिंगटन में लोग बैठे हैं, तो उन्होंने एक सहमति बनाई कि ये बिल्कुल ठीक कर रहा है और ये चाइना को सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। अब चाइना के खिलाफ वो दुनिया भर के एक्शन ले रहा है। अब समझ आगे बच्चों, अब मैं आपको रिजोर्ट टू का प्रयोग बताता हूँ। इसका मीनिंग होता है टू टेक रिकॉर्ड्स टू, यानी किसी चीज़ को, ठीक ना, आपका किसी चीज़ को करना या उस चीज़ को करने का चॉइस लेना, चॉइस करना। जैसे अगर मैं आपको कहूँ तो पुलिस रिजोर्टेड टू लाठीचार्ज, आगे लाठीचार्ज इंग्लिश का वर्ड नहीं बच्चों, हाँ ध्यान रखना, लेकिन अब इंडिया में इस्तेमाल करते हैं इसको। यानी पुलिस ने लाठीचार्ज किया टू कंट्रोल द डिसऑर्डरली क्राउड। तो डिसऑर्डरली क्राउड थी, उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का प्रयोग किया। अब समझ आगे, रिजोर्ट टू का अर्थ होता है कोई भी काम करना या उस काम को करने की चॉइस करना। इफ आई से इफ द स्टूडेंट्स आर रिजोर्टिंग टू चीटिंग, इसका मतलब चीट करना, ये मीनिंग इसका करना ही तो हो गया। इफ स्टूडेंट्स आर रिजोर्टिंग टू चीटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है ना, द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन विल टेक, अभी आ गया, ड्रेस्टिक एक्शन अगेंस्ट देम। आप सेंटेंस में आगे बच्चों नहीं आया, नहीं आया तो अपने सेंटेंस खुद बनाओ अभी आप अगेंस्ट। तो जो कॉलेज का जो प्रशासन है उनके खिलाफ सख्त कदम लेगा, ठीक है। तो ये आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। एक आदमी ने कहा कि यार ये मेरे खिलाफ ये कोर्ट में केस किया है, मैं भी इसके खिलाफ कोर्ट में केस करूँगा। तो आपने कहा पहले ऐसे सुलटा लो,
है ना आपका, एंड यू शुड रिजॉर्ट टू लीगल एक्शन, है ना आपका, व्हेन देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो मैं कैसे कहूँगा उसको ये कहूँगा कि यू शुड रिजॉर्ट टू लीगल एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि लीगल एक्शन की कार्रवाई तभी करना कि ना व्हेन देयर इज नो अदर ऑप्शन। ऑल्टरनेटिव लिखता तो अदर नहीं लगाता, ध्यान रखना आपको, पता नहीं बात समझ आई नहीं। ये असली पढ़ाई होती है। अगर यहाँ ऑल्टरनेटिव लिख दो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ऑल्टरनेटिव का तो होता है द अदर ऑप्शन, तो उसमें अदर क्यों लगा रहे हो, इसने गलत है, इसने इसलिए गलत है क्योंकि ऑल्टरनेटिव साथ में आपने अदर लगा दिया, ठीक है। और या फिर सेंटेंस को ऐसे ठीक करो, इफ देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। अब समझ आ गया आपको कि नहीं आया? अभी सेंटेंस करेक्ट हो गया। अरे बच्चों ये नॉलेज काम का है, अरे ग्रामर वमर कोई काम की नहीं होती है, ठीक है। मोटा मोटा पढ़ना पड़ता है। और आजकल तो मैंने बता दिया, जैसे अन अकेडमी वगैरह पे सब लोग MCQs पे सब पढ़ाते हैं। मैं भी वहाँ पे ऐसे पढ़ाऊँ, अगर मैं मौका मिला मुझे पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म बनने वाला है वर्ल्ड का, ध्यान रखना। तो आई होप कि बच्चों समझ आ गया आपको, है ना आपका। द वाशिंगटन एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी एस्टेब्लिशमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन तो इसी का है, ट्रम्प का है। एस्टेब्लिशमेंट का अर्थ हो गया सारा आपका, वो भी एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन ही है, लेकिन वो देश ही चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ट्रम्प का है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का अर्थ हो गया कि वहाँ पर आपकी सीनेट है, कांग्रेस है, सब लोग वहाँ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, वहाँ पर थोड़ा गवर्नेंस का आपका तरीका अलग है। और इन लोगों ने ट्रम्प के रशिया को जो उसने प्रस्ताव रखे, ओवरच्योर्स करता था प्रस्ताव, ये पोस्ट का भी बताता हूँ आपको, हाँ एक सेकेंड। और वैसे ओवरच्योर्स का, ठीक है, आपका प्यार के प्रस्ताव भी होता है, ये ओवरच्योर सिमिलर है, एस कर दिया तो आपका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। मैं बताता हूँ। तो ओवरच्योर्स टुवर्ड्स रसिया, उसके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई की, किसने? वाशिंगटन ने, कि नहीं ये चाइना की तरफ ये तुमको ऐसे प्रस्ताव, प्यार के प्रस्ताव, दोस्ती के प्रस्ताव नहीं भेजने। और इसके अलावा ट्रम्प द्वारा लिए गए दूसरे पॉलिसी मेजर्स, जितने भी उसके नीतिगत उसने जो कदम उठाए, ठीक है, उसका उन्होंने विरोध किया। दे फॉट मीन्स तो विरोध किया। अब वो क्या है, अब वो जो एस्टेब्लिशमेंट है वॉशिंगटन में, इट इज इन लाइन विथ, ये भी एक फ्रेज है, ठीक है। और चोज कर लो, प्रपोजल्स होता है, प्रपोजल। और प्यार के भी प्रस्ताव होते हैं, ध्यान आप। इफ आई से कि शी डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू हिज ओवरच्योर्स, अब क्या प्रस्ताव होंगे कि साथ में अपन चाय की दुकान खोलेंगे? नहीं, ये प्यार का प्रस्ताव होगा। मैं इस वर्ड को आपको डिक्शनरी में दिखाई देता हूँ, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? लड़के ने उस लड़की को प्यार का प्रस्ताव भेजा होगा, दोस्ती कर लें, उसने उसको ठुकरा दिया, इसका मीनिंग ये हो गया। बहुत सुंदर वर्ड है ओवरच्योर। तो इसलिए ये असली पढ़ाई होती है जो तुम समझते नहीं हो। उसका मैं क्या कर सकता हूँ आपको, कुछ नहीं सकते हैं। इसको तो छोड़ो, ठीक है, इसको पढ़ो। और कम्युनिकेशन मेड टू समवन इन ऑर्डर टू ऑफर समथिंग, ऑफर प्रस्ताव हो गया ना। जैसे ओवरच्योर्स ऑफ फ्रेंडशिप, ही रिजेक्टेड माय ओवरच्योर्स ऑफ फ्रेंडशिप, तो मेरे दोस्ती के प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया। अब समझ आ गया कि नहीं आया? और ये सब बकवास है, ये आपको नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी आपने डिक्शनरी देखनी भी सीखनी है।
क्या लिखा हुआ है, नीदर साइड इन द कॉन्फ्लिक्ट सीम्स विलिंग टू मेक पीस ओवरच्योर्स। जो आपके जिनके बीच में झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, वो दोनों जो साइड्स हैं, दोनों पक्ष हैं, ठीक है ना, ऐसा वो कह रहा होगा शायद लेखक, सीम्स में ऐसा लग रहा है कि कोई भी पीस प्रस्ताव एक दूसरे को देने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये भाषा ऐसे समझते हैं, अगर पीस ओवरच्योर्स नहीं है, इच्छुक नहीं है लगते हैं, तो फिर ये झगड़ा चलता रहेगा। इसका मतलब ये हो गया। तो आई होप कि आपको ओवरच्योर का भी मीनिंग आ गया, ठीक है। अब एक बार दोबारा पढ़ो इसको, फिर मैं आपको पोस्ट बताता हूँ, वो सिंपल है वो। अब ये ऑथर कह रहा है कि वाशिंगटन ने ट्रम्प के बहुत सारी पॉलिसी मेजर्स और रसिया के तरफ उसके जो दोस्ती का प्रस्ताव थे, ठीक है ना, उसके विरुद्ध उन्होंने इसका विरोध किया। अब वो जो है आपका वाशिंगटन का एस्टेब्लिशमेंट है इज इन लाइन विद द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के वो इन लाइन विद, मतलब क्या हुआ, अब वो कह रहे हैं कि हमारे और प्रेसिडेंट के विचार एक जैसे हैं। इसको कहते हैं इज इन लाइन विद, एक ही लाइन में, यानी दोनों एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं, ठीक है। किसमें, इन हिज कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया, सॉरी चाइना, कि उसने जो कन्फ्रंटेशनल, एक झगड़े का, एक दुश्मनी का जो आपने वो रखा है, पॉलिसी रखी है, ठीक है ना, उसमें वाशिंगटन का एस्टेब्लिशमेंट और प्रेसिडेंट ट्रम्प दोनों एक ही लाइन में है, दोनों ने मेल कर लिया है, ठीक है। तो कहते हैं इन लाइन विद। चलो ये मैं करा देता हूँ फिर आपको, हाँ, पोज, ठीक है। इफ आई से कोई भी चीज़ है, इफ आई सी दिस पोसेज अ सीरियस थ्रेट टू आर यूनिटी, तो कोई भी चीज़ हुआ, कोई घटना बढ़ गई कॉम्युनल, आपने क्या यार, ये तो हमारी यूनिटी के लिए एक सख्त थ्रेट है। थ्रेट का मतलब खतरा है। अब समझ आ गया आपका। तो वो खुश हो गए जानकर कि कन्फ्रंटेशनल का अर्थ होता है एक संघर्ष वाली नीति चाइना के साथ में प्रेसिडेंट ने अपनाई है। कन्फ्रंटेशनल का अर्थ होता है संघर्ष। संघर्ष तब होगा जब आप दूसरे का विरोध करोगे जोरदार, ठीक है। कन्फ्रंट का तो सामना करना, बहुत सारे प्रयोग हैं इसके, एक ही प्रयोग नहीं है, ठीक है। इफ आई से कि आई एम रेडी टू कन्फ्रंट हिम, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और किसी को मैं कह दूँ इज वेरी कन्फ्रंटेशनल, तो इसका हमेशा एम होता है झगड़ा करना। इज वेरी कन्फ्रंटेशनल, ये बोलना आना चाहिए आपको। जो आदमी हमेशा टेशनल, सॉरी यार, कि ये आदमी बहुत ही कन्फ्रंटेशनल है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी रुचि झगड़ने में है, ये झगड़ालू है, हर चीज़ के अंदर सामने आके अड़ जाता है आप। तो ये जो झगड़ने वाली पॉलिसी हर एक मसले पे चाइना के साथ प्रेसिडेंट ने अपनाई है, ठीक है ना, उसके साथ में वो एक मत है, इन लाइन भी, मतलब एक मत भी हो गया, ठीक। कौन, वॉशिंगटन एस्टेब्लिशमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन तो ट्रम्प का होगा, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ है कि विच हैज़ ऑलरेडी डन, ये ऑथर कह रहा है अपनी तरफ से, कि जिसके कारण इससे क्या हुआ है, इट हैज़ डन सीरियस डैमेज टू बायलेटरल रिलेशंस दैट कैन नॉट बी रिवर्स इजीली। बायलेटरल में दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय रिलेशंस हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत डैमेज किया है, और इसको रिवर्स करने का, डैमेज को रिवर्स करने का, उसको ठीक करना, ये आसानी से ठीक होने वाला भी नहीं है। अब समझ आ गया आपको मेरे ख्याल से पूरा। आगे पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ है शायद ना, हाँ बिल्कुल। इंसिडेंटली का अर्थ होता है संयोगवश, ऐसा हुआ है। इंसिडेंटली द यूएस चाइना क्राइसिस इज अनफोल्डिंग एट अ टाइम व्हेन, अनफोल्ड कर दो सामने आना, अनफोल्ड कोई जैसे ड्रामा अनफोल्ड होता है ना, तो ड्रामा अनफोल्ड होगा तो आपके सामने आएगा। स्टोरी अनफोल्ड हुई है तो स्टोरी सामने आई है, तो ध्यान रखना है शब्दों का। अनफोल्ड का अर्थ होता है सामने आना, टू प्रेजेंट इटसेल्फ। अनफोल्ड का अर्थ होता है टू प्रेजेंट इटसेल्फ, सामने आना। तो ये जो यूएस चाइना क्राइसिस है, संकट है, ये इसमें सामने आ रहा है व्हेन बीजिंग इज ऑल्सो एक्टिंग मोर असर्टिवली इन एशिया। तब जब बीजिंग जो है, ठीक है ना, असर्टिवली एक्ट कर रहा है एशिया में। असर्टिव एक्ट करने का अर्थ क्या हुआ कि अपना जो है प्रभुत्व वो जमाने की कोशिश कर रहा है। दैट्स राइट। क्यों कर रहा है आपको पता ही है, साउथ चाइना सी में कभी वियतनाम के साथ पंगा, कभी, ठीक है ना, आपका
कभी कंबोडिया के साथ में, कभी आपका जापान के साथ में, इंडिया के साथ। और वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसे करके अपना प्रभुत्व कैसे जमा रहा है, पिकिंग फाइट्स विद कंट्रीज, लोगों के साथ में झगड़ा लेके, झगड़ा मोल करके, उनके साथ में लड़ाई करके। और कहाँ, इन इट्स नेबरहुड, अपने पड़ोसी देशों के साथ में, चाइना का 14 देशों के साथ में बॉर्डर लगता है, इंक्लूडिंग इंडिया, सबके साथ में उसके झगड़े हैं। फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम एंड मलेशिया, सबके साथ झगड़े चल रहे हैं उसके। क्यों, उसकी पॉलिसी आपको पता है कि एक्सपेंशनिज्म इज द नेशनल पॉलिसी ऑफ चाइना। उसकी आपकी नेशनल पॉलिसी एक्सपेंशनिज्म। तो मतलब जहाँ कोई जगह मिले उसको हड़प लो और छोड़ो मत उसको, देखते हैं क्या करते हैं ये। तो ऐसा उसने अपनाया हुआ है कि सबके साथ पंगा ले रखा है। ठीक है, समझ आया? द मैसेज फ्रॉम चाइना इज दैट इट इज, इसका मतलब क्या, चाइना क्या मैसेज दे रहा है? चाइना मैसेज ये दे रहा है दैट इट इज़ रेडी फॉर अ लॉन्ग गेम ऑफ एस्केलेशन। अगर आप संबंधों में वर्सनिंग करना चाह रहे हो, खराबी करना चाह रहे हो, और ये लंबा चलने वाला काम है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, और कब तक तैयार है? एज लॉन्ग एज द यूएस कीप्स प्लेइंग इट। और ये एस्केलेशन का खेल, सिचुएशन को बद से बदतर करने का जो खेल है, जब तक अमेरिका खेलता रहेगा, हम भी खेलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, दिस इज अ साइक्लिकल ट्रैप। साइक्लिक ट्रैप का अर्थ होता है ऐसा होता रहता है, ठीक ना। साइक्लिकल का अर्थ होता है जैसे जो चीज़ें एक साइकिल के रूप में, क्रम के रूप में, चक्र के रूप में होती हैं। जैसे बरसात आया तो लोगों को फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, वायरल फीवर हो गया, फिर थोड़ी देर में आपका डेंगी आ गया। इंग्लिश में उसको डेंगी कहना, डेंगू नहीं, डेंगू हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में डेंगी आ गया। थोड़े केसेस स्वाइन फ्लू के हो गए। तो लोग, डॉक्टर क्या कहेंगे? ये दवाएं खाओ, प्रिकॉशन रखो, इट इज साइक्लिक। ये आपका एक क्रम के रूप में आता है। जब भी बरसात का मौसम आता है तो ये चीज़ें होती हैं अब। ठीक है, तो फ्लू हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ठीक है, और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये साइक्लिकल ट्रैप है। अमेरिकन इस वर्ड को सिक्लिकल प्रोनाउंस करते हैं। ट्रैप का मतलब एक आपका फंदा, जिसमें किसी चीज़ को फंसाते हैं। ठीक है, और ये फंदा काहे का है, आगे डैश करके लिखते हैं। इसका मतलब, इसका एक्सप्लेनेशन है मेजर्स एंड काउंटर मेजर्स। ये होते रहते हैं, ठीक है ना। मेजर्स उपाय, और उपाय के विरुद्ध किया गए विरोधी उपाय, उनको कहते हैं मेजर्स एंड काउंटर मेजर्स। कीप टेकिंग टाइज टू न्यू लोज, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं फिर, इसके कारण जो आपके टाइज हैं, संबंध हैं, वो धरातल में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, टू न्यू लोज। अब देखो, लो वर्ड जो है ना बच्चों, कितना इंपॉर्टेंट है। लो नाउन भी है, तो लोज क्या है? लोज का अर्थ होता है लो लेवल्स। तो आपस के संबंध अगर ऐसे चलते रहेंगे, मेजर्स, फिर आप उसके विरोध में मेजर्स उठाओगे, तो आपके दोनों देशों के संबंध जो हैं, यार किसी के भी संबंध है, वो नीचे लो लेवल में चले जाएंगे। ठीक है, और फिर इतने लो चले जाएंगे विथ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एन एग्जिट, और उसमें से निकलने की संभावना नहीं रहेगी। एग्जिट का अर्थ होता है बाहर निकलना, संभावना नहीं रहेगी। इफ दिस डिटेरियोरेशन, ऑथर कह रहा है इफ दिस डिटेरियोरेशन इज नॉट अरेस्टेड, यहाँ पर अरेस्टेड करते हैं कंट्रोल इमीडिएटली। अरेस्ट का मतलब यहाँ पर गिरफ्तार करना नहीं है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। आपका इसमें अरेस्ट का अर्थ है टू कंट्रोल, अरेस्ट मीन्स टू कंट्रोल भी, ध्यान रखना आपका। हाँ, अरे भाई किसी को गिरफ्तार करना तो है ही इसका मीनिंग, और इसका मीनिंग कंट्रोल भी है। वी हैव फेल्ड टू अरेस्ट कोरोना को हम कंट्रोल करने में असफल रहे हैं। ठीक है, ऑथर कह रहा है कि ये जो डिटेरियोरेशन है, ये संबंधों में जो वर्सनिंग है, बद से बदतर होने की कार्रवाई है, इफ इट इज़ नॉट कंट्रोल इमीडिएटली, इफ इट इज़ नॉट अरेस्टेड इमीडिएटली, द यूएस एंड चाइना रिस्क, तो दोनों एक रिस्क ले रहे हैं। कैसे रिस्क? जिसमें दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में टोटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। वो अच्छी बात नहीं है, टोटल ब्रेकडाउन इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ठीक है, ऐसी चीज़ में क्या होगा, कब कहेंगे टोटल ब्रेकडाउन हो गया? कि जब आपके अमेरिका में वहाँ ना एम्बेसी भी नहीं रही, उन्होंने भी निकाल दी। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है ना, हम उनको कहते हैं कि भाई हमने निकाल दिया, तो वो भी पकड़ के दो कहते हैं कि ये भी जासूसी करे, तो हमने उन्होंने निकाल दी। ये सब चलता रहता है। ये हो गए मेजर्स एंड काउंटर मेजर्स। तो कह रहा अगर टोटल ब्रेकडाउन हो जाएगा इनके राजनयिक संबंधों का, टोटल
ब्रेक डाउन का अर्थ होता है समाप्त होना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। वो आपके काम नहीं चलेंगे, खराब हो जाएंगे। और ऑथर कह रहा है कि दैट इज़ बैड न्यूज़ फॉर द होल वर्ल्ड, और सारे संसार के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। क्योंकि बच्चों ऐसा है ना कि बड़ी बड़ी ताकतों के बीच में, ठीक है, समझ ठीक होने से सब जगह शांति रहती है। बता रहा हूँ आपको, बिजनेस अच्छा चलता है, इकनॉमिक्स डेवलप होती हैं, और बड़ी बड़ी ताकतें आपस में लड़ती रहेंगी तो गुटबाजी हो जाती है। ये इस गुट में मिल गया, वो उस गुट में मिल गया, गुटबाजी होगी तो झगड़ा और बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं। तो और तो बिल्कुल ठीक कर रहा है कि अगर एक टोटल ब्रेकडाउन हो गया डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, डिप्लोमेटिक मीन्स राजनयिक संबंधों में पूरी तरह से ब्रेकडाउन होने का, पूरे ख़त्म हो गए, तो संसार के लिए ये बैड न्यूज़ है, ठीक है। तो उसके जो रेपरकशंस हैं, उसके जो आपके असर हैं, वो हर जगह फील होंगे। तो एक छोटा सा एक था ये, लेकिन मज़ेदार था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दें यार, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि उनके नोटिफिकेशन तक वहाँ तक पहुँच जाए। मैं 1-2 दिन कर नहीं पाया, उसके लिए सॉरी, कुछ ऐसे सिचुएशन बन गई थी कि मैं कर नहीं पाया, है ना। और एक तो मेरे को इसने तंग किया हुआ था, क्या कहते हैं इसका, ये ब्रॉडबैंड ने। अभी तो चल रहा है, 3-4 दिन तो बंद था, तो मैं करूँ क्या। ठीक, एक लेसन कल मैंने बड़ी मुश्किल से अपलोड किया अपने मोबाइल के उससे। मोबाइल से नहीं होते हैं ये, आपको ब्रॉडबैंड चाहिए। तो एनीवे बच्चों, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।